पे क्रिकेट मैच देख रहे हो, लेकिन टीम के टोटल स्कोर के साथ साथ आपको हर प्लेयर के डिटेल स्टैट्स मिल रहे हैं, जैसे कितने रन्स बनाए, स्ट्राइक रेट क्या है और कितनी बाउंड्रीज मारी है। ये डीपर इनसाइट आपको सिर्फ टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं बल्कि हर प्लेयर का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी समझने में मदद करता है। बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी सिर्फ कंपनी का टोटल प्रॉफिट जानने से बात नहीं बनती है। ये समझना जरूरी है कि कंपनी के हर एक शेयर से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इस क्रूशियल मेट्रिक को हम अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस कहते हैं। पर ईपीएस के बारे में और डेप्थ में जानने से पहले क्या आप ये बता सकते हैं कि ईपीएस किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई देता है? पी&एल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट? अपने जवाब कमेंट्स में शेयर करें और टेस्ट करें आपकी अभी तक की फाइनेंशियल नॉलेज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। चलिए अब ईपीएस को समझते हैं। सोचो आपके पास एक कंपनी के शेयर्स है जिसका टोटल प्रॉफिट ₹10 लाख है और उस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए हैं। अब ईपीएस का कैलकुलेशन होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इस केस में ईपीएस होगा ₹10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज इक्वल टू ₹10 पर शेयर, यानी हर शेयर का प्रॉफिट है ₹10। ईपीएस हमें बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर के हिसाब से क्या है। अब बात आती है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस की। बेसिक ईपीएस वही है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में ले जाता है। सोचो कंपनी ने कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू किए हैं, जैसे कि ऑप्शंस या वारंट्स। ये वो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये सारे कन्वर्ट हो जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है और ईपीएस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ्यूचर में शेयर्स बढ़ के 1.5 लाख हो जाते हैं तो डाइल्यूटेड ईपीएस है ₹10 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख शेयर्स, which is equal to ₹6.67 पर शेयर। ये थोड़ा लोअर है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये ज्यादा रियलिस्टिक एस्टिमेट है। अब बात करते हैं अर्निंग्स एनालिसिस की। अर्निंग्स यानी कंपनी का प्रॉफिट इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में से एक होता है, लेकिन सिर्फ ईपीएस देखना काफी नहीं होता। आपको कंपनी के ओवरऑल अर्निंग्स को भी ध्यान से देखना पड़ता है और उसे पिछले सालों के अर्निंग्स से कंपेयर करना होता है, क्योंकि ये आपको ट्रेंड और ग्रोथ की क्लैरिटी देता है। अर्निंग्स को एनालाइज करते वक्त कुछ की पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जैसे ग्रोथ रेट। अगर कंपनी का प्रॉफिट पिछले सालों में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग्स उतनी नहीं बढ़ रही। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि कंपनी अपने कॉस्ट को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं अर्निंग्स गाइडेंस की। कंपनी के मैनेजमेंट का फ्यूचर अर्निंग्स के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है ये देखना भी जरूरी है। अगर गाइडेंस स्ट्रांग है तो ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस भी फ्यूचर में अच्छा रहने वाला है। लेकिन अर्निंग्स एनालाइज करते वक्त कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपको कॉशियस करने के लिए हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला रेड फ्लैग है फ्लैट या डिक्लाइनिंग ईपीएस। अगर ईपीएस बहुत लंबे टाइम से स्टैग्नेंट है या डिक्लाइन हो रहा है तो ये इस बात का सिग्नल हो सकता है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वीक है। दूसरा रेड फ्लैग है वन टाइम गेन्स और लॉसेस। कभी कभी कंपनी का ईपीएस आर्टिफिशियली हाई या लो दिख सकता है ड्यू टू वन टाइम इवेंट्स, जैसे कि एसेट सेल या वन टाइम लॉस। ऐसे केसेस में असली प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए इन गेन्स या लॉसेस को एक्सक्लूड करके देखना बेटर होता है, वरना आप ये समझने में गलती कर सकते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तीसरा रेड फ्लैग है इनकंसिस्टेंट ग्रोथ। अगर कंपनी एक क्वार्टर में हाई प्रॉफिट शो करती है और अगले क्वार्टर में लो, तो ये स्टेबिलिटी के लिए अच्छा साइन नहीं है। जैसे क्रिकेट में अगर एक बैट्समैन एक मैच में सेंचुरी बनाता है और अगले 2 मैचेस में डक पे आउट हो जाता है तो कंसिस्टेंसी पे सवाल उठते हैं। सिमिलरली कंपनी के प्रॉफिट्स में ये इनकंसिस्टेंसी फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन ईपीएस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब जब तक इससे दूसरे मैट्रिक्स के साथ कंपेयर नहीं करते, इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। और इसलिए अगले एपिसोड में हम पीई रेशियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो ईपीएस को और मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जाने से पहले
क्या आपको पीई रेशियो का फुल फॉर्म पता है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको अर्निंग्स कॉल, एनालिस्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में और जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें और हमारे प्रीवियस वीडियोस देखें। और अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.